समझाया था इस चीज को, उत्तर पश्चिम में हमारा उत्तर पश्चिम में कौन सा आएगा हमारा सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। और उत्तर और पूर्वी सीमा तक नवीनतम वरीय पर्वत है, ठीक है, नवीनतम वरीय पर्वत है। तुम लोग को रुको, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। चलो बताओ रोमी, सबसे लास्ट वाला कोई बोल दो तुम, कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा तक नवनीत वलीय पर्वत जो है उसका फैला हुआ है, विस्तार है। कोई लिखा है उसी से मैं बोल रहा हूँ, नहीं लिखा तो अपनी भाषा में लिखवाएंगे ना फिर से। कोई नहीं लिखा है कि भारत के जो उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में जो पर्वत है वह कैसा पर्वत है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या आंसर होना चाहिए कि नवीनत, ठीक है ना, नवीन वलीय पर्वत लिख सकते हैं इसको। नवीनत मतलब होता है कि नवीन वलीय पर्वत, ठीक है। तो कैसा पर्वत हमारा फैला हुआ है, तो नवीन वलीय पर्वत फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में जो पाया जाता है वो भी नवीन वलीय पर्वत है, उत्तर में जो पाया जाता है भारत के वो भी नवीन वलीय पर्वत है, और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में जो पाया जाता है वो भी नवीन वलीय पर्वत है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात इतना समझ में आ रही है ना, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का भूभाग मतलब भारत के जो दक्षिण का भूभाग है नीचे वाला, वह भूभाग उत्तर में क्या है, चौड़ा है। उत्तर में क्या है, चौड़ा है। चित्र से देखो, ये दक्षिण भूभाग है, ये वाला दक्षिण भूभाग है, और वो क्या कर रहा है, उत्तर में क्या है, चौड़ा है। दक्षिण दो भाग में यहाँ से बटा कर्क रेखा के बीच में, समझते जाना तुम लोग, कर्क रेखा ये गुजरा हुआ है, यहाँ से दो भाग में भारत को बांट दिया। एक को दक्षिण बोलते हैं, एक को उत्तर बोलते हैं, ठीक है ना। दक्षिण जो भाग है ये दक्षिण नॉर्थ हो गया, उसका उत्तरी भाग यानी ये वाला जो कर्क रेखा के बीच में है, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा चौड़ा है। ये कह रहा है ना, क्या कर रहा है, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है ना। 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। नोट करके लिखो यहाँ पे कि भारत के दक्षिण का भूभाग, भारत के दक्षिण का भूभाग दक्षिण का भूभाग जो उत्तर में चौड़ा है, उत्तर में क्या है, चौड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 22 डिग्री, देखो यहाँ पे 24 डिग्री दिख रही है, इसके नीचे हम कितना डिग्री पे दिख रहा है, 22 डिग्री दिख रहा है ना, 24 के बगल में ही होगा, यहाँ आसपास होगा 22 डिग्री, यानी 20 और 24 के बीच में 22 डिग्री होगा ना यहाँ पे, ठीक है। 22 डिग्री, अभी लिखना मत लो, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है, ये टेक्निकली थोड़ा है, टेक्निकल समझते जाना इसको। कह रहा है कि 22 डिग्री, यहाँ से बाबू दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, तो ये उत्तरी भाग है दक्षिणी का, दक्षिणी भूभाग का भारत के, ये उत्तरी भाग कौन सा है, ये है ना, ये कर्क रेखा के पास वाला, ठीक है ना, कर्क रेखा के पास वाला। इसके बोल रहा है कि 22 डिग्री से नीचे यानी कर्क रेखा हमारा लगभग 22 डिग्री के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो 22 डिग्री से नीचे क्या है, संकरा कह रहा है। संकरा मतलब पतली होती गई, दिख रहा है आप लोगों को। उत्तर में क्या है, चौड़ा है। अब नीचे जितने आ रहे हैं, दक्षिण में आते जाएंगे तो आप लोग को पतला दिख रहा है, संकरा दिख रहा है ना। देखो संकरा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, बस इसको आप लोग समझ लें। तो लिख लो इसको, सब लोग समझ रहे हैं ना बात को, सब लोग बात, हाँ हट जाएगा कभी कभी, अब नहीं हटेगा, ठीक है। लिखो जल्दी से, नोट करके लिखो। देखो भारत का भूभाग 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत का भूभाग नहीं काट देना, भारत का दक्षिणी भूभाग कर दो। भारत का दक्षिणी भूभाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। संकरा होता गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत के आकार पढ़ रहे हैं और उसकी स्थिति पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम यही है ना,
इसीलिए भारत के जो है एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि कहाँ से वो संकरा होता गया है, कहाँ चौड़ा है, किस डिग्री पे चौड़ा है, किस डिग्री से होकर के वो पतला होता जा रहा है, संकरा होता जा रहा है। इसलिए इसके आकार और स्थिति को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम छोटी छोटी पॉइंट को पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़े हम लोग कि भारत के दक्षिणी भूभाग जो है वह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर, हिंद महासागर किधर है, हिंद महासागर भारत के नीचे यानी दक्षिणी, ठीक है ना, ये आप लोग दिख रहा है, ये मैप में दिखा रहा हूँ जो आप लोगों को, ये आपको हिंद महासागर दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण भाग में बसता है, ठीक है ना, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना, उसको बाद में हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ना, तो यहाँ से क्या है, संकरा होता गया है हिंद महासागर की ओर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो आगे बढ़ें। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप लोग बात को समझते जाना, पहले पॉइंट लिख लो तब उसके बाद समझा देंगे, चाहे समझ लो। पहले कह रहा है कि 8, हमारा क्या दक्षिणी बिंदु कितना है बाबू, 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ बोलते जाओ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है। उत्तर में हमारा जो उसका उत्तरी भाग कितना है भारत के, वह है 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ बोलते जाओ, पूछ रहा हूँ तो तुम लोगों को बात नहीं समझ में आती है, मैं देख नहीं रहा हूँ, सुनेंगे तब समझ में आया, सब बोला करो। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है हमारा। तो कह रहा है कि अगर पूछ देगा आप लोगों से अक्षांशीय विस्तार बताओ भारत का, तो अक्षांशीय विस्तार लगभग देखो 37 को मान लो कि 38 हो गया, इसको मान लो 8 मान लो, लगभग मान लो, ठीक है ना, लगभग मान लो। तो ये 8 हो गया, ये 38 हो गया, तो लगभग कितना अंतर आ रहा है दोनों के बीच में, 8 में 30 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा ना। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार पूछेगा कि भारत के अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो आप लोग क्या बताएंगे, कितना है, 30 डिग्री है। नोट करके लिखो, जल्दी से नोट करो, छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूँ, लिखो। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है। ब्रैकेट में लिख लो 8 डिग्री 4 मिनट डैश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ब्रैकेट बंद। जहाँ लिख लेना उसके लास्ट में लिख लेना उसको। तो ये हमारा अक्षांश और देशांतर का विस्तार हमारा बता दिया, ठीक है। हाँ, 8 30 डिग्री हो गया, अक्षांश और देशांतर विस्तार हो गया ना 30 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के मतलब डैश कर दोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट टू, मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो टू कहेंगे, तो ऐसे डैश करके लिख लो, डैश 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। तो आगे बढ़े, जल्दी से बोलते जाओ तुम लोग तो आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु फिर भी, सबको बोल रहा हूँ, परंतु फिर भी पूर्वी और पश्चिमी का विस्तार उत्तर और दक्षिण के विस्तार के अपेक्षा कम है। तो ये हम लोग अक्षांश का विस्तार हम लोग लिखे हैं। अब थोड़ा आप लोग लिखें, अब देखो एक चीज़ लिख लेना, अब दूसरा देखो क्या लिखना है हमको ये लिखना है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट है। तो उसमें से कितना अंतर आ रहा है बताओ, कोई बताओ जोड़ के। आप लोग को बात समझ में आई? तो मैं क्या लिखवाया हूँ, यहाँ लिखवाया हूँ अक्षांश और देशांतर विस्तार लिखवाया हूँ ना, मतलब हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग बराबर है, बराबर नहीं है, लगभग बराबर है, ठीक है ना। लेकिन तब भी हमारा नोट करके लिख लो इसी में। तो ये मत समझना मैं देशांतर पूछ दूंगा तभी आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पूछना है जब पूछा जाएगा देशांतर विस्तार पूछेगा तभी आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 30 मिनट 30 डिग्री, ठीक है ना। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तब भी हम क्या बोलेंगे, लगभग 30 डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ कि अलग लिखवा दें, बताओ नहीं समझ में आया हो तो। हाँ, ध्यान रखना है कि दोनों का अभी मैं अंतर करके दिखा दिया ना। चाहे एक काम करो एक और लिख लो, उसी में जहाँ ब्रैकेट लिखे हो ना उसी के आगे एक और ब्रैकेट करके लिख लो कि 68 कितना है 67 डिग्री 7 मिनट डैश करके लिख लो 97 डिग्री 25 मिनट। इसको भी लिख लो उसी पर, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तुम लोग लगेगा कि एक ही हम लिखे हैं, दोनों लिख लो परफेक्ट, मैं अलग लिखवा देना चाहिए था। चलो जाने दो, लिख लो, समझ में आ गया ना। नोट करके लिखो
नोट करके लिखो, ऐसे कैजुअल एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो लिखा है कि परंतु फिर भी पूर्व पश्चिमी का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम है। अगर हम एक एक मिनट और डिग्री और एक एक मिनट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लगभग थोड़ा सा कम हो जाएगा पूर्व वाला। तो लिख लो आप लोग, लिख लो कि पूर्व और पश्चिमी विस्तार ब्रैकेट में देशांतर विस्तार, पूर्व और पश्चिमी विस्तार, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पूर्व और पश्चिमी विस्तार। मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं छोड़ रहा हूँ इसलिए कि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो जाए, वो भी बाद में पढ़ते समय नोट्स में ना दिक्कत हो जाएगा। पूर्व पश्चिमी विस्तार ब्रैकेट में लिख लो देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार हो गया। पूर्व और पश्चिमी विस्तार ब्रैकेट में देशांतर विस्तार, उत्तर और दक्षिणी विस्तार, उत्तर दक्षिणी कॉमा बीच में होता है, डैश होता है, उत्तर दक्षिण विस्तार, दक्षिण विस्तार ब्रैकेट में अक्षांशीय विस्तार, ब्रैकेट में अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि पूर्व पश्चिम यानी देशांतर विस्तार अक्षांशीय विस्तार से, ऐसे लिखो, विस्तार हो गया ना, उसके बाद लिखो विस्तार से, उत्तर दक्षिण विस्तार से कम प्रतीत होता है, कम प्रतीत होता है। बस इतना जाने कि पूर्वी और पश्चिमी विस्तार उत्तर और दक्षिणी विस्तार से कम है, बस इतना, बस सीधी बात है। अब देखो, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, नोट कर लो, नोट करो। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसी को बताया था कि 2 घंटे का अंतर रहता है, लिख लो तब भी। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ये रेखा, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्या पड़ता है? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अवधि मतलब क्या कर रहा है, कैसे पड़ता है? जैसे क्या है कि 2 घंटे का अंतर है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि सुबह में ही, टाइम तो सेम ही है उसका भी, यहाँ अगर 6 बज रहा है तो वहाँ भी 6 बज रहा होगा, ठीक है ना, तो टाइम तो सेम है। तो वहाँ क्या होती है कि 3 साढ़े 3 बजे भी भोर हो जाता है, सुबह हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे पहले सूरज दिखाई देते होंगे, सीधी बात है, 2 घंटा पहले दिखाई देंगे, ठीक है ना। और गुजरात में क्या होता है कि 2 घंटा लेट होता है। 2 घंटा क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश से, हम लोग हमारे यहाँ से नहीं, अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है कि 2 घंटा वहाँ लेट होता है। 2 घंटा लेट होता है तो यानी मान लो कि सुबह अरुणाचल प्रदेश में हो गया सुबह 4 बजे ही हो गया मान लो, ठीक है ना। हमारे यहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घंटा लेट हो गया यानी 6 बजे होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इतना अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। ये बात, इसका मतलब यही हुआ कि अक्षांशीय प्रभाव से, नोट करके लिख लो तो, अक्षांश का प्रभाव, ऐसे लिखो, अक्षांश का प्रभाव अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दिन और रात की अवधि पड़ता है। आप देखेंगे, लिखो, अब नोट करके लिखो, भारत तथा विश्व, भारत तथा विश्व। अब भारत का भी पढ़ लिए हम लोग, भारत के साथ विश्व का भी हम लोग कुछ साथ में पढ़ते जाएंगे। भारत तथा विश्व आप लोग नोट करके उसको कर लें। अब देखो क्या लिखे, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। लिख लो, नोट करो कि भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के, देखो एशिया महाद्वीप ये पूरा एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना, पूरा ये एशिया है। ये आप लोग चित्र जो दिख रहा है वो एशिया महाद्वीप का दिख रहा है, पूरा विश्व का चित्र नहीं है। एशिया महाद्वीप में क्या है, हम लोग किस दिशा में भारत है, तो क्या लिखे हो, पूर्व और पश्चिम के मध्य में, बीच में, ठीक है ना, मध्य में स्थित है। देख लो कि ये पूरा एशिया है, ठीक है ना, तो पूर्व पश्चिम, ठीक है ना, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। ये पूर्व भाग हो गया, ये पश्चिम भाग हो गया, इसके हम मध्य में हैं, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, क्योंकि इधर भी तो देश हैं, ये यहाँ तक देश है, देख रहे हो, फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दिख रहा है ना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तो दूसरा महादेश है, इसमें दिखाया है थोड़ा सा पार्ट,
तो ये सिंगापुर मलेशिया ये भारत के पूर्व में बसे हुए हैं। भारत के पश्चिम में ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, अरब, ठीक है ना, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, लीबिया, ये भारत के पश्चिम में बसे हुए हैं। पूर्व में भी अलग है देश, दक्षिण में तो नहीं है ज़्यादा। तो हमारा कौन सा भारत क्या बसा है, पूर्व और पश्चिम के बीच में बसा हुआ है, ठीक है ना, पूर्व और पश्चिम के बीच में बसा हुआ है एशिया के। तो आप लोग पूछेगा कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, भारत के भूभाग की स्थिति क्या है, क्योंकि हम स्थिति ही तो पढ़ रहे हैं। अब विश्व स्तर पर हम पढ़ेंगे अगर, तो विश्व स्तर पे आएगा कि विश्व में हमारा अगर एशिया महादेश के अंदर देखेंगे, एशिया महादेश में हमारा पूर्व और पश्चिम के मध्य में हमारा भारत भूभाग स्थित है। आगे देखेंगे, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय, ऐसे लिखो, भारत का भूभाग, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत का भूभाग एशिया महाद्वीप का एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार मतलब अभी आप लोग दिखा रहे हैं एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिण में, देख रहे हो ना, ठीक है। एशिया महाद्वीप का मतलब इसके बाद महासागर है, हिंद महासागर पाया जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी पॉइंट माना जाएगा भारत को एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इधर देखो अफ्रीका दिख रहा है, आप लोग एशिया बस कितना दिख रहा है, ये सब जो है लीबिया, मिस्र, ये तो दूसरी देश में आ जाता है, सॉरी आप लोग ने ये वाला चीज़ बता दिया था, ये गलत है, ठीक है ना। ये सऊदी अरबिया से लेकर भारत का जो चित्र है, देखो ये जो लाइन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये भारत की जो है, भारत हमारा जो है ये पूर्व हो गया सऊदी अरब तक, इधर पश्चिम हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है ना। और इसके बीच में जो है भारत जो दक्षिणी विस्तार है, ठीक है ना। उत्तरी विस्तार, उत्तर में क्या दिख रहा है, चीन दिख रहा है, मंगोलिया दिख रहा है, कजाकिस्तान दिख रहा है, उज्बेकिस्तान दिख रहा है, तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान सब दिख रहा है ना। ये भारत के उत्तर में है। भारत के दक्षिण में देखो किसी श्रीलंका को छोड़कर के कोई देश नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, भारत के दक्षिण में आप लोगों को कोई देश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये भारत के दक्षिण में एशिया के आधार पर, एशिया महादेश के आधार पर देखा जाएगा तो भारत के दक्षिण में कोई देश नहीं है, इसलिए लिख रहा है क्या कि एशिया का भारत का भूभाग जो है वह दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। समझ में आया सबको, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो लिखो, देखो आगे लिखा, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलाता है। हिंद महासागर क्या करता है, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशिया देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी भारत दोनों का केंद्र पर है। भारत क्या है, दोनों का केंद्र पर है, क्योंकि हिंद महासागर भारत के पास में है ना, इसलिए नोट करके लिखो, हिंद महासागर जो अपने पश्चिम में यूरोपीय देश, और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मतलब भारत जो है वह केंद्र में है, एशिया और यूरोप के केंद्र में भारत है, तो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर होने के कारण, हिंद महासागर के पास में भारत होने के कारण हिंद महासागर क्या करता है कि पश्चिम जो हमारा यूरोपीय देश हैं और पूर्वी एशियाई देश हैं, इनको मिलाता है और बीच में हमारा जो है भारत की स्थिति जो है वह केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इतनी बात आप लोग समझ में आई तो बोलो। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है, भारत को हिंदुस्तान भी बोला जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर बताया था ना कि कौन सा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, तो वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर इसलिए कहा गया कि नाम इसलिए पड़ा कि भारत जो है, भारत ही ऐसा देश है जो हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र बनता है इसका, नहीं तो और कोई देश नहीं है जो कि हिंद महासागर में उसका ऐसा भौगोलिक स्थिति है भारत की कि जो कि हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र उसका जो है पूरा हिंद महासागर भारत ही यूज करता है उसका। अभी न्यूज में चल रहा है कि विक्रांत जो है नया हमारा जो युद्धपोत है वह शामिल हुआ है, जो कि वह हिंद महासागर में ही उतारा गया है उसको, ठीक है। हिंद महासागर क्या है, भारत का तटीय सीमा, और कोई देश नहीं ऐसा बनाता है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति का एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। अभी बताया ना कि भारत का नाम पे ही क्या पड़ा था, हिंद महासागर का नाम पड़ा था हिंद महासागर।
एक नोट करके लिखो। हाँ बोलो। नहीं, महासागर किसी देश में नहीं आता है। इसका ये कहने का मतलब है कि जो है भारत एक देश है, ठीक है ना। महासागर किसी का नहीं है, लेकिन क्या है कि इस सिर्फ भारत का ही तटीय सीमा जो है इसमें लगता है, ठीक है ना, हिंद महासागर में। तो क्या है कि अभी मैं आप लोग को बताएंगे कि जो है ना, जो महासागर, जो भी देश का तटीय सीमा जिस महासागर में लगता है, तो उसका कुछ क्षेत्र होता है, बांट दिया जाता है 12 नॉटिकल माइल्स करके। फिर उसके बाद इतना किलोमीटर तक जो है इस देश की जो है इस समुद्र में जो है अधिकार रहेगा रिसर्च करने के लिए, या उसके जो समुद्र में जो मिलते हैं बहुमूल्य चीज़ें जो पाई जाती हैं उसको जो है अपने यूज में वो ले सकता है। ऐसे करके बाद में मैं समझाऊंगा कभी, अभी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, जब मैं पढ़ाएंगे कभी, मैं हो सकता है कि उसका वीडियो बना के डाल दें आप लोगों को, तो बता देंगे। किसी देश का होता नहीं है महासागर, लेकिन कहने का मतलब है कि जब हमारे सामने वो रेखा, सामने जो महासागर है उसी का बस तटीय रेखा लग रही है, तो वो पूरा वो अपना यूज करता है, क्योंकि दूसरे देश से तो लोग नहीं आएंगे ना। जिसका सीमा लग रहा है वही तो उसको प्रयोग करेगा, जिसके सामने खाली स्थान रहेगा वही तो यूज करेगा, दूसरा देश तो ना आ जाएगा वहाँ पर करने के लिए, ठीक है। तो ये भारत अपना उसमें प्रयोग, अपना काम करता है, यूज करता है, ठीक है। उसका कई नियम है, कानून है उसका, ऐसे नहीं होता है, उसका जो है इंटरनेशनल कानून बना हुआ है। हिंद महासागर किसी देश के तटीय सीमा, जैसे ये इतना बात हो गया, नोट करके लिखो थोड़ा। स्वेज नहर 1869 1869 में खुलने के बाद, स्वेज नहर 1869 में खुलने के बाद, पहले वो नहीं बंद कर दिया गया था, जब स्वेज नहर खोला गया था, खुलने के बाद, मतलब खोलने का मतलब क्या है, आने जाने की रास्ता, ठीक है ना। खोलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई, 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो नोट करके लिख लो आप लोग कि स्वेज नहर 1869 में खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया, याद रखना इस चीज़ को। थोड़ा सा बचा है, इसको पढ़ करके हम आज बंद करेंगे, पड़ोसी देश बाद में पढ़ेंगे हम लोग, बस और लिख लें। भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युगों का पुराना बहुत ही, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। भारत का जो संबंध था विश्व के देशों के साथ, संपर्क युगों पुराना है, ठीक है ना। भारत का जो संपर्क है और देशों का, इंटरनेशनल रिलेशन इसको बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है और देशों के साथ जो है बहुत पुराना संबंध रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी समुद्री जलमार्गों से कम था, भूभागों से ज़्यादा ही इनका संबंध था, ठीक है ना। संबंध कहने का मतलब है कि जैसे अभी पढ़ाएंगे आप लोग को कि भारत का जो है कौन कौन से भूभाग से, पहले भी लिखवा चुका हूँ, हमको उम्मीद है लिखवाए हैं। तो भारत के जो है भूभाग से कौन कौन से जुड़े हुए देश हैं, जो उसके पास में है, सटे हुए देश हैं, तो ये लिखवाया था आप लोगों को। तो भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। प्राचीन काल में जो अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि दर्रे क्या होता है, कि जो दो पहाड़ों के बीच में जो है रास्ता होती है उसको दर्रे बोला जाता है। तो उत्तरी पर्वतों के दर्रे से होकर अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। सबसे पहले वास्को डिगामा का आप लोग नाम सुना, जो पढ़ा होगा सुना होगा। तो वास्को डिगामा बोलता है कि भारत पहले वो आया था, भारत की खोज बोलता है, ठीक है, इतिहास में लिख दिया गया, भारत की खोज जो है वास्को डिगामा ने किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो समुद्री मार्गों से पहले आया था, इसीलिए तो समुद्र मार्ग से संपर्क नहीं था, लेकिन भूभागों से संपर्क था। बहुत हमारे यहाँ बहुत यात्री जो है भारत में आए थे, घूमने के लिए आते थे। जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था, आप लोग बताया था ना कि कुछ लोग आक्रमण करने के लिए दूसरे देश पर जाते थे, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे, कुछ लोग अपना स्थान पर अगर उन लोगों की कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी तब वो छोड़ कर जाते थे, ठीक है। तो ऐसे कई कारण आप लोग को मैं बताया था, ठीक है ना, बताया था ना। तो वह समुद्री रास्ता ना था, जानकारी ही नहीं थी भारत आने की। तो लोग क्या करते थे, भूभाग से होकर के, यानी पहाड़ों को पार करके या पहाड़ी दर्रे से, पर्वतों को दर्रे से निकल करके वह यात्री भारत आते थे, जबकि समुद्री मार्ग जो है बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे। और नोट करके लिख लो थोड़ा सा कि प्राचीन काल से ही भारत का संबंध अन्य देशों का था।
लेकिन 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 समुद्री मार्ग या जल मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कम था। अब आगे देखेंगे, इतना हो गया ना। इन मार्गों से प्राचीन समय के, अभी नोट्स मंगाएंगे सबका। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों, आवाज आ रही है ना, सब बोलो। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। प्राचीन समय से, जो मैं बताया, भारत के पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। बात समझ में आ रही है आप लोगों? क्या कह रहा है कि अगर एक दूसरे देशों के साथ संपर्क अगर नहीं होता तो हमारे पड़ोसी देश का अद्भुत संपर्क अगर नहीं होता तो उपनिषदों के बारे में दूसरे देशों को जानकारी कैसे होती, उसके विचार कैसे जाते, रामायण कैसे दूसरे देश को भी जानकारी कैसे होता, पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है ना, का विस्तार कैसे होता, भारतीय अंक, दशमलव पता है ना, दशमलव भारत ने दिया था, भारत के विद्वानों ने, तो दशमलव जीरो जो है, जीरो भी भारत ने दिया था। तो भारत के ये सब कैसे, भारतीय अंक हो गए, दशमलव प्रणाली हो गई, ये सब कैसे दूसरे देश में जाते हैं? नहीं जाते। तो संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, इसका रीजन ये था कि हमारा संपर्क जो है अन्य देशों के साथ था। भरसक संपर्क थोड़ा कम था, इसलिए कि समुद्री मार्ग नहीं था। ठीक है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार, जो कि प्राचीन, जब मैं आप लोग इतिहास पढ़ा रहा था तो बताया था, ठीक है ना, मसाले की जो मलमल कपड़े या मैं बताया था कश्मीरी जो शॉल के बारे में बताया था, ठीक है, कपड़े, व्यापार, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाते थे, ठीक है ना। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया के वास्तुकला, प्राचीन मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश विभिन्न भागों में देखा गया, ठीक है। मतलब दूसरे देश का भी हमारे यहाँ, ठीक है ना, प्रभाव दिखता है। इतना बात आप लोगों को देखो, भारत के पड़ोसी देश आप लोग कल क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी चलेगा कल लेंगे, तो कल इसको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। किसी को आज के लिए बस इतना ही भूगोल का 9th वाला, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं।